हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने पंचशील पर चर्चा करी थी और देखा था कि पंचशील में कौन कौन से 5 जो है एक एथिक्स या एथिकल, आप कह सकते हो उसको, रूल्स हैं जिनके आधार पर जो है भारत अपनी विदेश नीति को अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संचालित करता है। बेसिकली इसका उद्भव चाइना के साथ हुआ था। आज की इस क्लास में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन पार्ट 2। और आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे नेम को। नेम काफी महत्वपूर्ण है, इसको समझना भी महत्वपूर्ण है और इसका जो रिलेवेंस है वो भी हम देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम का मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, या नैम इसको बोलते हैं संक्षिप्त में। नैम का हिंदी में मतलब होता है गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्षता। तो जो गुट निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से पंचशील के जो कॉन्सेप्ट, जो भी 5 हमने देखे थे, ठीक है, पंचशील के, वो इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं। जो पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स हैं वो इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं। नॉन गुट निरपेक्षता, यहाँ पर गुट निरपेक्षता का कहने का मतलब होता है ये नहीं है कि तटस्थता है, ठीक है, बल्कि जो उस समय कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, उसमें पूरी दुनिया जो है 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। एक जो है यूएसए और एक जो था यूएसएसआर। यूएसएसआर ये जो है 2 ध्रुव थे जिनके बीच में पूरी दुनिया को बांटा गया था। एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध इन दोनों महाशक्तियों के बीच में। ऐसे में जो ये कुछ 9 स्वाधीन देश थे, जैसे भारत हो गया, ठीक है, और ऐसे ही और भी जो देश थे उस समय, जो 9 स्वाधीन देश हुए थे, उनकी स्वतंत्रता, संप्रभुता को एक तरीके से अभी खतरा बना हुआ था। आज़ादी के बाद इनकी जो प्राथमिक उद्देश्य थे वो अपने नागरिकों का जहाँ पे विकास करना था, वहीं पे अपनी संप्रभुता और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना था। इसी दृष्टिकोण में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी आगे आए और उन्होंने नॉन अलाइंड का कॉन्सेप्ट सामने रखा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं। बात करें अगर हम इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि यह एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 120 विकासशील देश शामिल हैं और दैट बिलीव इन द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट। वो 120 विकासशील देश इसमें शामिल किए गए हैं जो गुट निरपेक्षता के जो मूल्य हैं उस पर विश्वास करते हैं, विथ द मेजर पावर ब्लॉक्स, ठीक है। जो मेजर पावर ब्लॉक्स थे, हमने बात किया था यूएस और यूएसएसआर, ठीक है, इनके बीच में इनसे जो है नॉन अलाइनमेंट, यानी इनसे गुट निरपेक्ष रहना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में बेलग्रेड में। बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया में था, ठीक है, यूगोस्लाविया की कैपिटल है बेलग्रेड, फॉर्मर यूगोस्लाविया में था, ठीक है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में यह शुरू किया गया था। और इजिप्ट के, यानी कि मिस्र जिसको कहते हैं, उसके गैमल अब्देल नासेर भी थे उसमें, और यूगोस्लाविया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जोसिफ ब्रोज टीटो, ठीक है, इनके नेतृत्व में ये नैम का मूवमेंट फॉर्मली शुरू हुआ था। 1961 में बेलग्रेड से शुरू हुआ था, ठीक है। The criterion of the non-alignment determined as early as June 1961 at Cairo। कैरो जो है मिस्र की राजधानी है, इजिप्ट की राजधानी है। यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है नॉन अलाइनमेंट का, जो मापदंड था गुट निरपेक्षता का, उसका निर्धारण 1961 के ही करीब किया गया था। और इसमें क्या क्या था, क्या इसके मापदंड रखे गए थे? कोई भी देश, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंस पॉलिसी बेस्ड ऑन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड नॉन अलाइनमेंट, जो भी एक स्वतंत्र नीति उसका अनुसरण कर रहा होगा देश, ठीक है, जो कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और गुट निरपेक्षता पर आधारित हो, या ठीक है ऐसा ट्रेंड्स दिखाता हो कि वो ऐसी पॉलिसी के फेवर में है या ऐसी नीति को सपोर्ट करता है जिसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि राष्ट्रों के बीच आपस में जो है
सौहार्दपूर्ण संबंध बना हुआ है और कोई उनमें तनाव नहीं है, इस तरीके की कोई भी एग्रेशन नहीं है एक दूसरे को लेकर के, शांतिपूर्ण दोनों एक दूसरे के परस्पर जो है विकास में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसको पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं। नॉन अलाइंड भी गुट निरपेक्षता, यानी कोई भी देश जो है, जो सऊदी यूएसएसआर के का एक सोवियत या साम्यवादी ग्रुप है, या फिर यूएसए का जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्टिक ग्रुप है, उसमें शामिल नहीं है, या ऐसी नीति को अनुसरण करने वाला देश वो नॉन अलाइनमेंट में आएगा। ठीक है, या फिर ऐसी नीति के फेवर में जो कंट्री होगी वो नॉन अलाइनमेंट के इसमें नॉन अलाइनमेंट में शामिल की जा सकती है। एंड इट शुड कंसिस्टेंटली हैव सपोर्टेड मूवमेंट्स फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस, और जिसने जो है अपने स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, ऐसे देश को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। एंड इट शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ मल्टीलेटरल मिलिट्री अलायंस, कोई भी बहुपक्षीय जो भी सैन्य अगर संधि है या समझौता है, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए इसको। कंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि जो ग्रेट पावर है, जो बड़ी शक्तियां हैं, उनके बीच में जो संघर्ष है, ठीक है, उस संदर्भ में जो मल्टी लेटरल मिलिट्री अलायंसेस है उसमें नहीं होना चाहिए। उस समय जो मल्टी लेटरल मिलिट्री अलायंसेस थे उसमें था नेटो, ठीक है, नेटो एंड वार्साई पैक्ट, वार्साई पैक्ट। तो जो वार्साई पैक्ट था ये एक तरीके से नाटो का ही काउंटर था, और ये सोवियत यूनियन के द्वारा डेवलप किया गया था। इसमें जो साम्यवादी देश थे उनका ये एक मिलिट्री अलायंस था, और नाटो जो है पश्चिमी देशों का या कैपिटलिस्ट कंट्रीज का, ठीक है, क्या था, अलायंस था। तो इनमें इसमें कोई भी देश इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसा माना गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, if it has conceded military bases, these concessions should not have been made in the context of the great conflicts। अगर इन्होंने मिलिट्री बेसिस को कंसीड किया है, स्वीकार किया है, ठीक है, तो ये या तो जो ग्रेट पावर के कॉन्फ्लिक्ट, जो बड़ी शक्तियां हैं उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एक तो ये है। ठीक है, एंड इफ इट इज मेंबर ऑफ बायलेटरल और रीजनल डिफेंस अरेंजमेंट, अगर कोई देश द्विपक्षीय या क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का मेंबर है, सदस्य है, तो ये जो है दिस शुड नॉट बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट। तो यह जो है जो ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट है उसके संदर्भ में नहीं होना चाहिए, मतलब वो उसका भी संबंध, जो ये कोल्ड वॉर का एरा दिखाई दे रहा है आपको ग्रेट पावर्स का, उसके से संबंधित नहीं होने, मतलब इसका टोटल ये कहना है कि जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन है, ठीक है, उसमें जो गुट बने हुए थे, जो दो ध्रुव बने हुए थे, दो गुट बने हुए थे, उससे जो भी इसके मेंबर होंगे नैम के, ठीक है, वो बिल्कुल ही बाहर रहेंगे। मतलब इसमें से कोई भी नैम का मेंबर कोल्ड वॉर के किसी भी धुरी से नहीं जुड़ेगा, किसी भी ध्रुव से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, उसका अलग ही एक तरीके से नैम को अलग ही रिलेशंस डेवलप होंगे नैम के बीच में। तो ये बेसिकली कोल्ड वॉर का ही एक तरीके से काउंटर था नैम, और जो 9 स्वाधीन देश थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनको जो विश्व की उस समय जो राजनीति चल रही थी उससे बचाने का एक दृष्टिकोण था। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कौन कौन से नैम के। तो ये एक तरीके से कोल्ड वॉर का रिएक्शन था, कोल्ड वॉर के प्रति प्रतिक्रिया थी। ठीक है, जैसा हमने बात किया था। और जो नैम है, ठीक है, उसने जो सैन्य संधियां थी, जो सैन्य समझौते थे, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो नेटो हो गया, सीटो हो गया, सेंटो हो गया, या वार्साई पैक्ट हो गया, इन सब का जो है, ठीक है, इनको जो है इसका विरोध करता है नैम। ठीक, किसी भी प्रकार के सैन्य संधियों का विरोध करता है, ये कोल्ड वॉर का एक तरीके से रिएक्शन है। और द रेड रेस आर्मामेंट्स,
जो हथियारों की एक तरीके से होड़ लगी हुई है थी उस समय, जैसे कि यूएस और यूएसएसआर दोनों हथियार इकट्ठा करने बनाने में लगे हुए थे। बहुत ज्यादा हथियार लोगों ने उस समय पे बनाए थे, और इसी की होड़ पूरी दुनिया में चल रही थी इन महाशक्तियों के बीच में, जो कोल्ड वार चल रहा था उसको देखते हुए। इसीलिए रसिया के पास बहुत सारे हथियार हैं जिनका वो ट्रेड करता है। तो ये एक हथियारों की होड़ से बचना है, ठीक है, और जो मिलिट्री अलायंसेस हैं उनसे दूर रखना है खुद को। और जो ये गुट निरपेक्षता है, नॉन अलाइनमेंट्स है, वो हमेशा जो ये एक वैचारिक ध्रुवीकरण था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में जो एक वैचारिक विभेद था, डिफरेंसेस था, ठीक है, हमेशा ही उसके खिलाफ रहा है, उससे अलग रहा है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट में कोई भी आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन को भी अपोज किया गया, जैसे कि साम्यवाद और पूंजीवाद में बेसिकली यही आप एक अंतर जो जानते होंगे आप, कि जो सोशलिज्म ये एक तरीके से स्टेट कंट्रोल्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम को प्रमोट करता है, स्टेट कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और जो कैपिटलिज्म ये मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करता है। और यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ पे लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस है, और यहाँ पे इक्वालिटी पे, समानता पे। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में, ठीक है। तो अमेरिका जो है कैपिटलिज्म का, यूएस से जो है कैपिटलिज्म का पुरोधा था, तो यूएसएसआर जो है सोशलिज्म का। तो इन दोनों आइडियोलॉजिकल जो पोलराइजेशंस थे, उनसे भी नैम आंदोलन में खुद को अलग थलग रखने का एक दृष्टिकोण निहित था। Non-aligned countries refuse to accept either bloc's economic, political और social systems। किसी भी जो ब्लॉक्स था उसके आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, को स्वीकार करने से मना कर दिया नॉन अलायंस ने। These countries were interested in self reliance। ये जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, ठीक है, ये सेल्फ रिलायंस, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस, निर्भरता, आत्मनिर्भरता पर भरोसा में विश्वास रखते थे, उस पर भरोसा रखते थे। और दे एडॉप्टेड रिवोल्यूशनरी मेथड, उन्होंने इसके लिए कुछ क्रांतिकारी तरीके अपनाए थे ताकि जो तीव्र गति से विकास किया जा सके अपने देश का। Non-alignment is also concerned with the friendly relations among the all nation states। सारे जो राष्ट्र राज्य थे, ठीक है, उनके बीच में एक मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को भी लेकर के यह चिंतित था। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता, न्याय और रेसिप्रोसिटी, ठीक है, कि प्रिंसिपल पर आधारित एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप डेवलप करने की बात इसमें की गई थी, और उसको लेकर के ये काम कर रहा था। नॉन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट विद इन नॉन अलाइनमेंट, यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में संबंधों की स्थापना या जुड़ाव। अलाइनमेंट विद इन नॉन अलाइनमेंट, मेनी ग्रुप फॉर्म्ड बेस्ड ऑन रीजनलिज्म, religion, ideology, security considerations, and economic cooperation have raised their heads within these movements। बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो है इस आंदोलन के अंदर ही एक तरीके से बनाए गए, जो 120 कंट्रीज हैं, वो धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, वैचारिकता के आधार पर, सुरक्षा संबंधी जो समानताएं थी, जो चिंताएं थी, उसके आधार पर, आर्थिक सहयोगों के आधार पर, ठीक है, ये कुछ संघ जो है ग्रुप्स भी बनाए गए थे नॉन अलाइन कंट्रीज के अंदर ही, मतलब सदस्य राष्ट्रों के बीच में अंदर, ठीक है। तो ये एक काफी मतलब सही चीज थी उस समय के लिए।
अब देखते हैं नॉन अलाइनमेंट का उद्देश्य क्या है। नाम हैज sought टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंस path इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो पूरी विश्व की राजनीति थी उसमें एक अलग ही स्वतंत्र रास्ता बनाने के लिए नाम आया था, एंड दैट वुड नॉट रिजल्ट इन मेंबर स्टेट्स बिकमिंग pawns इन द स्ट्रगल्स बिटवीन द मेजर पावर्स, और that would not result in member states becoming pawns in struggle between the major। जो प्रमुख शक्तियों का एक संघर्ष चल रहा था उसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको मोहरा बनने से बचाने के लिए ये नैम का लेकर के आया गया था। तो नैम का ये था कि जो उस समय की विश्व राजनीति थी उसमें एक रास्ता ढूंढना था, और ठीक है, जो मेजर प्रमुख शक्तियां थी उनसे खुद उनको बीच में मोहरा बनने से खुद को और दूसरे देशों को भी बचाना था जो नैम के मेंबर्स थे। और अगर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नैम की बात करें, ठीक है, तो ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो वहां से पंचशील के से निकल करके आए थे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स इन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। सभी के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को लेकर के एक आपस में सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, ठीक है। और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के प्रति कोई भी आक्रामकता नहीं दिखाई जाएगी। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, घरेलू मामलों में कोई भी आपस के घरेलू मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। एंड इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब समानता और आपस में एक दूसरे का परस्पर लाभ। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब फिर से एक बार हम देखते हैं, जो फर्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, एंड म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, एंड इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एंड लास्ट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये जो है 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप जो भी पूछा जाएगा उसके इस आधार पे आप आंसर भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट आइडेंटिफाइज द राइट ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट, द स्ट्रगल अगेंस्ट इंपेरियलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म, and the use of moderation in relations with all big powers as the 3 basic elements that have influenced its approach। जो राइट ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट, स्वतंत्र जो है निर्णय लेने का अधिकार, और साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद, ठीक है, के खिलाफ संघर्ष, और अपने संबंधों को और ज्यादा उदार बनाना था बिग पावर्स यानी बड़ी शक्तियों के साथ, ठीक है। तो ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, एन एडिशनल गोल इज फैसिलिटेटिंग द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। वर्तमान में एक जो है अतिरिक्त लक्ष्य आप जो है इसका देख सकते हैं, ठीक है, वो है रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्निर्माण, रीस्ट्रक्चर यानी पुनर्संरचना करना है, ठीक है, किसका, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का। अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है इस समय उसका एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करना है। जैसे कि जो भी पश्चिम के देश थे वो क्या करते थे, अपनी पॉलिसीज अपनी नीतियों को थोप देते थे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। उन सारी व्यवस्थाओं को में आज जो है नैम का रोल ये है कि वो जो उनकी और पश्चिम के देशों की नीतियों के कारण जो अव्यवस्था फैली इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, इसको इम्प्रूव करना है। तो ये नैम के जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे देखे। अब कोल्ड वॉर के एरा में जो है नैम, ठीक है, नैम उस टाइम पे अगेंस्ट अपार्थाइड था, यानी कि जो अपार्थाइड का सिद्धांत था, नस्ल जो एक तरीके से पृथकीकरण कर दिया जाता था, 2 एथनिक या ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल एक दूसरे से अलग कर देना, जैसा कि आप अफ्रीका में देख सकते हो, अपार्थाइड वहीं के लिए फेमस है ज्यादा, जहां पर जो ब्लैक लोग थे, ठीक है, उनको एक तरीके से ब्लॉक में रख दिया गया था, और जो व्हाइट पीपल थे वो उनसे बिल्कुल ही अलग थे, उनका शासन था, ठीक है, और वो इन पे जो है
इनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखते थे। एक तरीके से इनको बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये अपार्थाइड था जिसके खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी और फिर इससे उबर पाए थे 1991 में। तो नैम ने भी अपार्थाइड का विरोध किया था। ठीक है, उसके खिलाफ यहाँ पे नैम में विचार बने थे। डिसआर्मामेंट, उस जो कि डिसआर्मामेंट है उसमें क्या है कि निशस्त्रीकरण करना है, यानी कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से आज भी जो हथियारों की होड़ लगी हुई है, ठीक है, उसको खत्म करना है। जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको खत्म करना है, हथियारों की होड़ को दबाना है, खत्म करना है। ठीक है, ये नैम के कुछ जो है कोल्ड वार के टाइम पे उद्देश्य थे। यूएनएससी में रिफॉर्म की मांग अभी भी इंडिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, यूएनएससी में जो 5 मेंबर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें 5 ही जो है सदस्य हैं, और जो कि विश्व की जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। अब जो है पूरी दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये भी मांग रही। ठीक है, उस टाइम से ही मांग थी कि यूएनएससी में सुधार किए जाए। लेकिन जो नैम है उस समय पे रीजनल जो टेंशन्स थे उसको कम करने में असफल हो गया था, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का जो रीजनल टेंशन था वो नैम उस समय काउंटर नहीं कर पाया, खत्म नहीं कर पाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया की क्या स्थिति रही नैम में। अब इंडिया जो था एक तो फाउंडर था और सबसे बड़ा सदस्य है नैम का। ठीक है, और एक एक्टिव सक्रिय जो है पार्टिसिपेंट भी रहा नैम मीटिंग में 1970 के दशक तक। ठीक है, और उसके बाद से जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जो भारत की नई इकोनॉमिक पॉलिसी रही, इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द यूएस, उससे जो है यूएस की तरफ झुकाव जो बढ़ा, ठीक है, वो भारत के नॉन अलाइनमेंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको लेकर के भारत का जो गंभीरता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्किप्ड 17th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट इन वेनेजुएला इन 2016। 2017 में जो 17वीं नॉन अलाइन मूवमेंट्स की मीटिंग हुई थी उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो नहीं गए थे। ठीक है, एंड उसके बाद से नैम लगातार अपनी प्रासंगिकता को खोता रहा भारत के लिए। एक जो है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में नैम अपनी, अब इंडिया यहाँ पे G20 का भी मेंबर है। ठीक है, और एक खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस abandoned the call for the global nuclear disarmament। तो जो ये सारे जो भारत के कदम हैं उसकी वजह से जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की मांग रही है भारत की पहले से, वो एक तरीके से छूट गई है। अब यहाँ पे इंडिया जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ज्वाइन कर रहा है, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में है। ठीक है, क्वाड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये चाइना को, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का उभार हो रहा है, ठीक है, उसको एक तरीके से काउंटर करने के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। ये उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। और शंघाई सहयोग संगठन जो था जिसमें चाइना भी है, ठीक है, वो इंडिया को एक तरीके से जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इंडिया का ये दृष्टिकोण क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में जाना बैलेंस करने का दृष्टिकोण दिखाई देता है। एंड इंडिया इज स्ट्राइविंग हार्ड फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। भारत जो है एक तरीके से बहुपक्षीय बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए काफी कोशिश कर रहा है, एंड asserting itself as one of the player, और इसका खुद को भी एक इसका खिलाड़ी मानता है। ठीक है, एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज वेरी मच क्लोज टू द नैम प्रिंसिपल। और जो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो नैम के जो सिद्धांत हैं उसके काफी करीब है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेवेंस क्या है नैम का। तो नैम के जो प्रिंसिपल हैं उससे एक तरीके से आप देख ही रहे हो 5 जो प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नॉन एग्रेशन,
ऑल। तो ये जो है एक तरीके से विश्व शांति के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, विश्व शांति के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्व रखते हैं। तीसरी दुनिया के देशों के लिए जो आज भी अपनी जो कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जो चाइना का भी इस तरीके से अफ्रीका में आप देखोगे कि नए तरीके का एक कॉलोनियलिज्म लेकर के जा रहा है चाइना वहाँ पे, ठीक है। और इन सब जो जो अभी पावरफुल कंट्रीज हैं, उनसे इन थर्ड वर्ल्ड के कंट्री नेशंस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बचाने के लिए नैम की अभी भी प्रासंगिकता उतनी ही बनी हुई है। और यूएन के समर्थन के लिए एक तरीके से समता मूलक जो है विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए, जहाँ पे सभी को समान तरीके से नजरिए से देखा जा रहा हो। कल्चरल डाइवर्सिटी और ह्यूमन राइट्स, जो कि पूरी दुनिया में एक तरीके से जो सांस्कृतिक विविधता है और जो मानवाधिकारों के मुद्दे हैं, उनके लिए नैम का जो दृष्टिकोण है, नैम के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो काफी काम आ सकते हैं। धारणीय विकास, धारणीय विकास भी काफी जरूरी है, जो कि आज के जो क्लाइमेट चेंज है और जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, इन सबसे निपटने के लिए जो धारणीय विकास की आवश्यकता है, ठीक है, उसको एक तरीके से नैम के माध्यम से प्रमोट किया जा सकता है, नैम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके माध्यम से। तो इसलिए भी ये जो प्रॉब्लम्स के स्वरूप हैं वो बदल गए हैं, इसलिए नैम की रिलेवेंस अभी भी बनी हुई है। आर्थिक वृद्धि, ठीक है, इसमें अभी भी नैम की जो रिलेवेंस है वो बरकरार है उसी तरीके से। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के ऊपर, ठीक। नैम एक ऐसी अवधारणा है, नैम एक ऐसी अवधारणा है, ठीक है, जो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकेगी। प्रिंसिपली इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग बेस टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर। और सिद्धांतिक रूप से ये जो इसके सदस्य हैं, ठीक है, उनके लिए एक काफी मजबूत, उनकी जो विदेश नीति है उसके लिए काफी मजबूत जो है एक तरीके से आधार प्रदान करते हैं। और इट शुड बी सीन एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसको जो है एक तरीके से रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में देखा जाना चाहिए, विच इज नीडेड ऑफ द आवर ऑफ टुडेज वर्ल्ड, ये आज की दुनिया की जरूरत है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ नैम स्टिल कैन गाइड द नेशंस टुवर्ड्स इट, और जो नैम का सिद्धांत है वो अभी भी, ठीक है, राष्ट्रों को, देशों को इसकी तरफ एक एक मार्गदर्शन कर सकता है, इसकी तरफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ मार्गदर्शन कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। एंड इट शुड बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू रेज ग्लोबल इश्यूज लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड अदर्स। और जो नैम है इसका प्रयोग एक तरीके से एक जो वैश्विक मुद्दे हैं कुछ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, आतंकवाद, ठीक है, और पर्यावरण परिवर्तन और व्यापार संरक्षणवाद या अन्य जो मुद्दे हैं, ठीक है, इनसे इनको उठाने के लिए नैम एक प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आ सकता है, नैम को एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। And NAM platform can be used to garner support from Southeast Asian countries. जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उनसे जो है एक तरीके से सहयोग प्राप्त करने के लिए, जैसे वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, चाइना के खिलाफ, चाइना का जो साउथ चाइना सी में एसर्शन है, जो उसकी आक्रामकता है और जो उससे रिलेटेड आइसलैंड्स और बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन पर, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो वियतनाम हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनको सपोर्ट देने के लिए भी नैम का प्रयोग किया जा सकता है। एंड नैम कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एफ्रो एशियन कोऑपरेशन, अफ्रीका और एशिया के बीच में एक कोऑपरेशन के लिए नैम एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकता है। एंड ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन फॉर द पुअर अफ्रीकन नेशंस, और जो गरीब अफ्रीकी देश हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक अच्छा काम हो सकता, अच्छे से काम कर किया जा सकता है। ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन फॉर पुअर
अफ्रीकन नेशंस टू हैव हेल्दी नेगोशिएशन विद चाइना, चाइना के साथ जो है एक बढ़िया तरीके से बातचीत करने के लिए, एंड द यूएस, और यूएस के साथ भी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ देयर लैंड, अपनी जमीन की संप्रभुता से समझौता किए बिना अब चाइना और यूएस के साथ बातचीत करने के लिए भी अफ्रीकन कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म नैम के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये नैम के जो है हमने देखे कि क्या इसके निष्कर्ष हो सकते हैं और इसके रिलेवेंस पर चर्चा करी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ करके और एग्जाम में दे जाना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम जो है इवोल्यूशन पार्ट 3 देखेंगे फॉरेन पॉलिसी का, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।